जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने कॉमन एरर के बारे में, डेट मीन्स एरर डिटेक्शन के बारे में। तो बिना अपने टाइम को किल किए हुए सीधा हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आइए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जरा हम लेते हैं। क्वेश्चंस को देखना है, फटाफट एनालिसिस करना है और लगे हाथ मैंने आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से किया है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को सबसे पहले समझते हैं। देखिए जरा क्वेश्चंस क्या लिखा है आपके बोर्ड पे। The club has lost a lot of business because of poor maintained facilities। अब यहां पे सबसे पहले समझने की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है कि क्या सेंटेंस दिया गया है। देखिए जब भी आपको एरर डिटेक्शन करना हो तो आपको पता है कि एक एक पार्ट को यहां पे कैटेगराइज करके दे दिया जाता है, तो आपको एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। क्या बोला है कि द क्लब हैज लॉस्ट। हैज और हैव के साथ आपको तो ये बहुत ही अच्छे से पता है कि जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ जब भी हम यूज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला है कि अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन फैसिलिटीज। तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहां पे ऑलरेडी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहां पे क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ पुअर बाय बिकॉज ऑफ पुअरली होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसे रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी कि यहां पे पुअरली की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहां पे जरा देखिए क्या बोला है कि द वर्ड पुअरली इज एन एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब है विच मॉडिफाइज द वर्ड मेंटेन। अब यहां पे जरा मुझे बताइए कि यहां पे मुझे पुअर के प्लेस पे पुअरली क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जरा देखिए, यहां पे एक सिंपल सा मैं रूल्स को हैशटैग करके लिखता हूं कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या, नाउन, यानी कि मैं यूं बोलूं कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि नाउन के पहले अगर जनरली अगर कोई पॉसिबिलिटीज होता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले की पॉसिबिलिटीज क्या होता है, तो एडवर्ब होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, नाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो अब यहां पे जरा देखिए, फैसिलिटीज जो वर्ड है ये क्या है, हमारा नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे ट्रीट करेगा, ये कैसे ट्रीट करेगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा। जब एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। पुअर क्या है, आपको पता है कि पुअर क्या है, पुअर यहां पे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव को हमें किस में ट्रांसफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, एडजेक्टिव के जगह पे। यहां पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे हम पुअर को क्या बना लेंगे, एल वाई लगा करके किस में चेंज कर लेंगे, एडवर्ब फॉर्म में चेंज कर लेंगे। दैट मीन्स यहां पे पुअर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पुअरली हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं एरर को डिटेक्ट करूं तो यहां पे हमारा कौन सा पार्ट होगा, दैट इज सी पार्ट। समझ में आई मेरी बात। और यहां पे एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है कि रिप्लेस बिकॉज ऑफ पुअर बाय द बिकॉज ऑफ पुअरली, बिकॉज द वर्ड पुअरली इज एन एडवर्ब विच मॉडिफाइज द वर्ड मेंटेन। दैट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि आपको ध्यान में रखना है कि जनरली नाउन के पहले की पॉसिबिलिटीज क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले की पॉसिबिलिटीज क्या, एडवर्ब। समझ में आई मेरी बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे आप एरर को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, स्क्रीन पे पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्या लिखा है, द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी टुडे ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। तो जल्दी मुझे फटाफट, ऐसे तो आपको आंसर दिख गया होगा बहुत ही अच्छे से कि कोई एरर नहीं है, तो पहले जरा चेक कर लें। क्या बोला है कि द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि विलेज यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, है ना, सिंगुलर ही होगा। एस बोले तो क्या, एस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, सिंगुलर को डिनोट कर रहा हूं। क्या बोला है कि टुडे ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। अभी जरा देखिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर आपको क्या बोला था कि जब भी हम सेंटेंस में बात करेंगे नाउन के रिगार्डिंग, तो नाउन को जो क्वालिफाई करने का काम करता है वो कौन करेगा, कौन करेगा, जल्दी बताइए फटाफट, एडजेक्टिव करेगा। तो यहां पे जरा मुझे दिखा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव तो आ रहा है,
और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफ फ्यू का यूज हो रहा है। तो ऑफ फ्यू के बाद ऐसे भी फोर्थ कमिंग जो भी एंटिटीज होता है या सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया। डेट मीन्स ये पार्ट भी, सी पार्ट भी करेक्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। डेट मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल 110% क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि देखिए एक और रूल्स इस पे हम देखते हैं, इससे भी बहुत सारे एरर्स आप टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि कोई भी सेंटेंस हो, वो क्या लिखा है नहीं लिखा है वो बाद में देखेंगे। जब भी सेंटेंस में ना आपको ध्यान में रखना है, फ्यू के बारे में बात करें, ऑफ फ्यू के बारे में बात करें, या द फ्यू के बारे में बात करें, किसके किसके बारे में, फ्यू, ऑफ फ्यू या द फ्यू। इसके बाद आपको यह समझना है कि फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू के जस्ट बाद, जस्ट इमीडिएट अगर सेंटेंस में आपको कोई भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट अगर दिख रहा है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट जब भी होगा ये सारे कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इसके बाद जो भी फोर्थ कमिंग वर्ब होगा ये भी क्या होगा, यहां पे प्लूरल वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट्स गया भाड़ में, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि कंफ्यूज भी होते हैं कि फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो फ्यू का जो यूज करते हैं, हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ये नेग्लिजेंस सिचुएशन को इंडिकेट करता है, एकदम ना के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें घर पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि सपोज बीइंग अ टीचर, अगर मैं क्लास ले रहा हूं और क्लास में जो बच्चे हैं, सपोज हमारे पास 100 बच्चों का स्ट्रेंथ है और क्लास में गिनती के 2-3 बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, हाउ कैन आई टेक माई लेक्चर। मतलब एकदम ना के बराबर बच्चे बैठे हैं, लेक्चर लेना क्या है, पॉसिबल है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आए और बोले कि सर क्लास में 50-60 बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओके, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आई कैन टेक माई लेक्चर। और अगर ये भी कंडीशन हो सकता है कि क्लास में अगर सपोज 100 बच्चों का स्ट्रेंथ है, इसमें से सपोज एक ही 2 बच्चे क्या हैं, एब्सेंट है। मान लीजिए कि सपोज या 10 ही बच्चे एब्सेंट है, लेकिन 90 का स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 100, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, विदाउट एनी वरी एंड हेजिटेशन आई कैन टेक माई लेक्चर। दैट मीन्स फ्यू हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ये नेग्लिजेंस और नेगेटिव सिचुएशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो फ्यू का मतलब एक और भी होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। फ्यू जो वर्ड होता है, देखिए फ्यू जो वर्ड होता है ना, इस पे आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। फ्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डली एनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डली एनी बोलते हैं। हार्डली एनी बोले तो क्या, बिल्कुल ना के बराबर। अगर इसी के पहले अगर मैं अ फ्यू लगा दिया, अ फ्यू बोल दिया, तो अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। क्या बोलेंगे, सम, बट नॉट मेनी। क्या बोलेंगे, थोड़ा है ना कि बहुत ज्यादा है। और द फ्यू का मतलब ये होता है, क्योंकि ये चीज ऐसे वर्ड है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। द फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बट उतना जरूर है जितना में हमारा काम चल जाए। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट मेनी बट ऑल आर अवेलेबल। बहुत ज्यादा तो नहीं है बट उतना जरूर है जितना में हमारा काम चल जाए। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटेंस में हम फ्यू, ऑफ फ्यू या द फ्यू का यूज करें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं, ये कहां पे यूज किए जाते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बहुत ही अच्छे से रखने की जरूरत है। ये जब भी हम यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, ये काउंटेबल नाउन के लिए ही हम यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो सवाल अब ये भी उठता है कि अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करें। तो अनकाउंटेबल के लिए आपको ध्यान में रखना है, अनकाउंटेबल के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, देखिए यहां पे
अनकाउंटेबल के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड, उसके लिए यूज किया जाता है, मैं हैशटैग करके अगेन मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग लिखते हैं लिटिल और लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। अब यहां पे जरा देखिए लिटिल और द लिटिल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि लिटिल और लिटिल द लिटिल, ये जो वर्ड है ना, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हम कहां पे यूज करते हैं? ये हम अनकाउंटेबल नाउन में यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं? जिसको काउंट किया नहीं जा सकता है। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है इस दुनिया में जितने भी मटेरियल नाउन है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उन सबको हम किस में कोरिलेट कर लेते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो अब यहां पे एक और लॉजिक क्या बनता है कि लिटिल और द लिटिल के जस्ट इमीडिएट अगर मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट दिखेगा तो ये सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट होंगे, आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट किस फॉर्म में होगा? एसएफ मैं बोल रहा हूं। एसएफ बोले तो क्या? आपको शॉर्टकट तरीका वर्ड आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। एसएफ बोले तो क्या? सिंगुलर फॉर्म। और जो फर्दर जो वर्ब होगा ना, वर्ब भी किस फॉर्म में होगा? एसबी लिख रहा हूं। डेट मीन्स क्या? एसबी का मतलब आपको ध्यान में रखना है, एसबी मतलब क्या? सिंगुलर वर्ब। डेट मीन्स क्या? लिटिल और द लिटिल के जस्ट इमीडिएट मेरे को कोई भी सब्जेक्ट दिखेगा, फटाफट मेरे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, सब्जेक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसके जस्ट इमीडिएट मेरे को वर्ब दिखा, वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब में होना चाहिए। डेट मीन्स ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए फटाफट। फटाफट एस्टिमेशन भी करते रहना है और क्वेश्चंस को भी देखते रहना है। पढ़िए जरा क्या लिखा है, फटाफट पढ़ना है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प एंड इंक्रीज देम रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट आपको देखने के साथ ही आपको आइडिया एस्टिमेशन लग गया होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। तो अब फटाफट इसको समझने की जरूरत क्या है कि यहां पे जरा देखिए कंपनी क्या है। कंपनी किसको इंडिकेट कर रहा है? सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। हैज का यूज किया गया। आपको पता है कि हैज और हैव के बाद हम जब भी यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दैट मींस यहां पे अपॉइंटेड है। कंसल्टेंट्स यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। दैट मींस ए पार्ट में कहीं से भी कोई लोचा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको यह भी पता है कि टू के साथ क्या यूज होता है जनरली? इंफिनिटिव केस 2 + V1, तो टू हेल्प लिखा है एंड इंक्रीज। इधर जरा देखिए एक और मैं कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जब भी सेंटेंस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंजंक्शन के बाद आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में दो नाउन हो गया, या फिर एडजेक्टिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या फिर वर्ब हो गया, या फिर एडवर्ब हो गया। सेम वही सिचुएशन लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे नाउन। जैसे देखिए कंजंक्शन के इधर राइट हैंड साइड में नाउन है तो इधर भी क्या आएगा? नाउन आएगा। कंजंक्शन के अगर जस्ट बाद आपको एडजेक्टिव दिख रहा है तो इधर भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अगर आप देख रहे हैं कि इधर सेंटेंस में वर्ब का इंडिकेशन है तो इधर भी आपको ध्यान में रखना है, सेंटेंस में हमारे पास कंजंक्शन के पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा। इनकेस एडवर्ब अगर दिख रहा है तो आपको देखना है कि दोनों की दोनों साइड जो है, अगर इधर एडवर्ब है तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस में राइट हैंड साइड भी क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। दैट मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको सेंटेंस में बस ये चीज देखने की जरूरत है ना कि जहां पे मेरे को कंजंक्शन दिख रहा है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो ना, LHS और RHS जैसे आप देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं ना, वैसे ही आपको समझने की जरूरत है कि हमें देखना है कि अगर इधर मेरे को नाउन दिख रहा है
तो राइट हैंड साइड भी क्या दिखेगा, नाउन दिखेगा। अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या दिखना चाहिए, एडजेक्टिव। इधर सेंटेंस में वर्ब है तो इधर भी क्या दिखना चाहिए, वर्ब दिखना चाहिए। अगर मेरे को सेंटेंस में एडवर्ब दिखा तो राइट हैंड साइड भी हमें क्या दिखना चाहिए, एडवर्ब दिखना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर समझ में आ रही है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब जरा यहां पे देखिए, एंड के साथ इंक्रीज देम रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहां पे जरा एक चीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट को जरा बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर मैं सेंटेंस में यहां पे कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो अगर कंपनी के रिस्पेक्ट में बात किया तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपनी, एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहां पे कंपनीज तो नहीं लिखा है, एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे जरा देखिए, हैज का भी इंडिकेशन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो यहां पे कंपनी के रिस्पेक्ट में जरा देखिए, कंपनी के रिस्पेक्ट में जरा देखिए, कंपनी के रिस्पेक्ट में यहां पे इट्स का यूज किया गया है, इट्स का यूज। तो जब यहां पे इट्स का यूज किया गया तो ये कैसी पॉसिबिलिटीज है कि सेंटेंस में अगर मैं कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको देम दिखेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि जब भी मैं एक सिंगल कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहां पे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि यहां पे देम का मैं यूज करूं। मुझे अगेन यहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वी हैव टू यूज इट्स। यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए आते अपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, क्या बोला है कि हेयर इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम, द वर्ड्स देम has been wrongly used for the company, it is correct and objective। it's क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको बस छोटी छोटी चीजों को क्या करते रहना है, समझते रहना है, सिंपल सा लॉजिक। सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि देम का यूज हम किसके लिए करते हैं। एक चीज मुझे आप बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं देम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो देम किसको इंडिकेट करता है, देम किसको इंडिकेट करता है, देम इंडिकेट करता है प्लूरल फॉर्म को। और यहां पे बात हो रही थी सिंगल, एक कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, इसलिए सिंपल सा लॉजिक हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा, इट्स। समझ में आई बात? और अगर समझ में आ गई तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।